नमस्कार। और आज हमारे पास सीटेट परीक्षा की तैयारी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। ये एक वीडियो है जो परीक्षा के 150 मिनट को मैनेज करने की एक खास रणनीति बताता है। और ये सिर्फ जल्दी करो वाली सलाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक एक पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि इस सोर्स में बताई गई जो तकनीकें हैं वो सिर्फ किताबी बातें हैं या वाकई परीक्षा के दबाव में काम आ सकती हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक सही रणनीति न सिर्फ पेपर पूरा करवा सकती है, बल्कि पासिंग मार्क्स को भी लगभग पक्का कर सकती है। सही बात है। और इस पूरी रणनीति की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प नियम पर टिकी है। 1990 रूल। अब सुनने में तो ये क्रिकेट जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल क्रिकेट जैसा लगता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इसे खोलते हैं। ये वाकई में इस पूरी रणनीति का दिल है। 1990 रूल का फंडा बहुत सीधा है। परीक्षा के पहले 90 मिनट में 90 नंबर हासिल करने का लक्ष्य रखना। लेकिन इसका जो असर है ना, वो मनोवैज्ञानिक है। सोचिए, परीक्षा का शुरुआती समय वो होता है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ताजा होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान। हमारी निर्णय लेने की क्षमता अपने चरम पर होती है। मतलब अपनी सबसे अच्छी दिमागी हालत का इस्तेमाल सबसे ज्यादा स्कोर करने के लिए किया जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ ताजगी की बात नहीं है। जब हम शुरू में ही मुश्किल सवालों से जूझते हैं तो हमारा दिमाग कॉग्निटिव लोड से भर जाता है। मतलब एक संज्ञानात्मक बोझ आ जाता है। आसान और स्कोरिंग सेक्शन पहले करके हम असल में मुश्किल सवालों के लिए दिमागी स्पेस वो खाली रख रहे हैं। अच्छा। जब आप 90 मिनट में 90 नंबर ले आते हैं तो आपके पास आखिरी 1 घंटा बचता है और आपको पास होने के लिए बस कुछ ही नंबर चाहिए। दबाव वो लगभग खत्म हो जाता है। अब आप घबराहट में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ पेपर हल करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने जैसा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस 90 नंबर के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले बहुत बड़ी गलती के बारे में चेतावनी देता है, जहां छात्र अक्सर बिना लड़े ही सीधे 30 नंबर खो देते हैं। और इसे बहुत सटीक नाम दिया गया है, लैंग्वेज ट्रैप। ये क्या है? और ये समझना शायद सबसे जरूरी है, क्योंकि ये कोई ज्ञान की गलती नहीं है। ये एक प्रोसेस की गलती है। प्रोसेस की गलती ऐसे? मतलब ये भाषा के चुनाव में होती है। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, पर इसका जो असर है ना, वो बहुत बड़ा होता है। सीटीईटी के पेपर में क्या होता है, भाषा 1 और भाषा 2 दोनों के लिए अलग अलग सेक्शन होते हैं। हाँ, और दोनों में हिंदी और इंग्लिश के सवाल होते हैं। बिल्कुल। और छात्र बस यहीं फंस जाते हैं। मतलब वो गलत सेक्शन ही हल कर देते हैं। हाँ, नियम तो बिल्कुल साफ है। एडमिट कार्ड पर देखो, लैंग्वेज 1 के आगे हिंदी लिखा है। तो आपको प्रश्न पत्र में 91 से 120 वाले सवाल करने हैं। और वहीं अगर लैंग्वेज 2 के तौर पर हिंदी को चुना है तो 121 से 150 वाले। के पेपर शुरू करने से पहले बस 10 सेकंड निकालकर एडमिट कार्ड से इसका मिलान करना कितना जरूरी है। आप कल्पना कीजिए कि आपने 30 सवालों पर 25 मिनट लगा दिए। ओह। और बाद में पता चला कि वो सेक्शन तो आपको करना ही नहीं था। तो वो 30 नंबर तो गए ही, साथ में कीमती समय और आत्मविश्वास भी चला गया। बिल्कुल, ये एक ऐसा जाल है जिससे बचना सबसे पहला काम है। ये तो वाकई एक दुस्वप्न जैसा होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने लैंग्वेज ट्रैप से खुद को बचा लिया। अब उस 90-90 रूल को हकीकत में बदलने के लिए पेपर को किस क्रम में हल करना चाहिए, और इसकी शुरुआत होती है पहले 20 मिनट में सीडीपी यानी बाल विकास से। इसके पीछे एक ठोस वजह है। सीडीपी या बाल विकास में कोई लंबी चौड़ी गणना या कैलकुलेशन नहीं होती। सही। ये विषय आपकी समझ और कुछ खास कीवर्ड्स या जिन्हें टैग वर्ड्स कहते हैं, उनको पहचानने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये सीधे सीधे ज्ञान और समझ पर आधारित सवाल होते हैं कि 20 मिनट में 30 सवाल हल करने का लक्ष्य रखकर आप परीक्षा में एक तेज और सकारात्मक शुरुआत करते हैं। एक मोमेंटम बन जाता है। हाँ, रेस की शुरुआत में ही एक अच्छी बढ़त लेने जैसा है। सीडीपी के बाद अगले 25 मिनट ईवीएस या एसएसटी विज्ञान के लिए। यहाँ जो रणनीति बताई गई है वो मुझे बहुत पसंद आई। ज्यादा सोचना नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, परीक्षा में तो सोचना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन किस तरह का सोचना, ये महत्वपूर्ण है। ये विषय ज्यादातर तथ्य आधारित होते हैं। उदाहरण दिया है, केरल में लोग क्या खाते हैं। अब इसका जवाब या तो आपको पता है टैपियोका या नहीं पता। इसमें अटक कर 5 मिनट सोचने और तरह तरह के तर्क लगाने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। ये कोई गणित का सवाल तो है नहीं जिसे आप अलग अलग तरीकों से हल करने की कोशिश करें।
यहाँ फंडा है, पता है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो। इस तरह के सवालों को जल्दी निपटाने से दिमागी ऊर्जा बचती है, जो बाद में उन सवालों के लिए काम आती है जिनमें वाकई में विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। समझ गया। तो अब तक हमने 45 मिनट में 60 सवाल कर लिए हैं, सीडीपी और ईवीएसएसटी। हम 90-90 रूल के रास्ते पर हैं। इसके बाद नंबर आता है भाषा 1 का, जिसके लिए 30 मिनट का समय सुझाया गया है। और यहाँ गद्यांश मतलब पैसेज को हल करने की एक कमाल की ट्रिक बताई गई है, जो पारंपरिक तरीके से बिल्कुल अलग है। ये ट्रिक समय बचाने के लिए बहुत ही कारगर है। आमतौर पर छात्र क्या करते हैं? पहले पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, फिर एक एक करके सवालों के जवाब देते हैं। हाँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये समय ज्यादा लेता है। लेकिन क्या इससे कहानी का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने में चूक नहीं होती? मतलब कुछ सवाल तो पूरे पैसेज की थीम या टोन पर आधारित होते हैं, उनका क्या? बहुत अच्छा सवाल है। और है कि तरीका उल्टा अपनाओ। पहले सारे प्रश्न पढ़ लो, लेकिन उत्तर मत देखो, सिर्फ प्रश्न। अच्छा। इससे आपके दिमाग में एक खाका बन जाता है कि आपको पैसेज में ढूंढना क्या है। आपको पता होता है कि लेखक के इरादे, किसी खास शब्द के मतलब या किसी घटना के कारण से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। अब जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उन कीवर्ड्स को लेकर अलर्ट पर होता है। जैसे ही वो लाइन आती है, आपको जवाब मिल जाता है। और वो थीम वाले सवालों का क्या? हाँ, तो जहां तक थीम वाले सवालों की बात है, जब आप बाकी 6-7 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पैसेज से गुजरते हैं, तो आपको पैसेज का जो केंद्रीय भाव है वो अपने आप समझ में आ जाता है। अच्छा। ये एक तरह से क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, जहां आप सीधे लक्ष्य पर निशाना साधते, न कि पूरे इलाके में बमबारी करते हैं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो अब तक सीडीपी, ईवीएस और भाषावन मिलाकर हमने लगभग 75-80 मिनट खर्च किए हैं और 90 नंबर का पेपर हल कर लिया है। मतलब 90 रूल लगभग हासिल हो गया। अब आते हैं उन विषयों पर जिन्हें अक्सर छात्र सबसे मुश्किल मानते हैं, गणित और भाषा 2। सोर्स में इन्हें आखिरी के 1 घंटे में करने की सलाह दी गई है, खासकर गणित को तो बिल्कुल अंत में। ऐसा क्यों? कई छात्रों की तो गणित बहुत अच्छी होती है। और यहीं पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है, जिसे ईगो ट्रैप कहता है। ईगो ट्रैप? हाँ, जिनकी गणित अच्छी होती है ना, वो अक्सर इसी जाल में फंसते हैं। होता यह है कि कोई एक सवाल सामने आता है जो थोड़ा मुश्किल है। छात्र सोचता है, गणित तो मेरा मजबूत विषय है, ये सवाल मुझसे कैसे हल नहीं होगा। और फिर वो उसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेता है। इस चक्कर में वो एक सवाल पर 5 से 7 मिनट पर बात कर देता है, जबकि उतने समय में वो दूसरे विषय के 4-5 सवाल कर सकता था। मतलब ये ज्ञान की लड़ाई नहीं, बल्कि अहंकार की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल, एकदम साफ है। अगर कोई सवाल 1 मिनट के अंदर हल होने का रास्ता नहीं दिखा रहा, तो उसे गोला बनाकर छोड़ दो और तुरंत आगे बढ़ो। उस 1 नंबर के मोह में 5 नंबर का नुकसान मत करो। सही बात है। और गणित में भी पहले 15 नंबर की पेडागोजी हल करें, जो ज्यादातर सैद्धांतिक होती है, और फिर कंटेंट वाले सवालों पर जाएं। इससे आप कम समय में ज्यादा नंबर सुरक्षित कर लेते हैं। गणित को अंत में रखने से ये फायदा होता है कि अगर समय कम भी बचे तो आपका नुकसान सिर्फ गणित में होगा, उन आसान स्कोरिंग विषयों में नहीं जिन्हें आप पहले ही कर चुके हैं। चलिए, पेपर हल करने की रणनीति तो समझ आ गई, लेकिन ये सब तो प्रश्न पत्र पर हो रहा है। हाँ, इसके साथ साथ एक और काम चल रहा होता है, OMR शीट भरना। ये अपने आप में एक तनाव भरा काम है। यहाँ भी बहुत गलतियां करते हैं। कुछ लोग हर सवाल के बाद एक एक गोला भरते हैं और कुछ सब कुछ बिल्कुल अंत के लिए छोड़ देते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही तरीके जोखिम भरे हैं। एक एक करके भरने से आपका फ्लो टूटता है। आप सवाल हल करने के फ्लो में होते हैं, फिर आप पेंसिल उठाते हैं, गोला भरते हैं, फिर वापस प्रश्न पत्र पर आते हैं। इसमें समय और एकाग्रता दोनों ज्यादा लगते हैं। और अंत में भरने वाला तरीका तो और भी खतरनाक लगता है। अगर हड़बड़ी में एक भी गोला ऊपर नीचे हो गया तो पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। हाँ, सटीक। अंत में एक साथ भरने से सबसे बड़ा खतरा यही रहता है कि अगर प्रश्न 45 का उत्तर आपने गलती से 46 में भर दिया, तो उसके बाद के सारे उत्तर एक एक क्रम से गलत हो जाते हैं और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो सबसे सुरक्षित और कारगर तरीका बताया गया है वो है सेक्शन वाइज भरना। जैसे ही सीडीपी के 30 सवाल पूरे हुए, 2 मिनट का ब्रेक लें और आराम से उसके 30 गोले भर दें। फिर ईवीएस के 30 सवाल करें और उसके गोले भरें। अच्छा, लगभग खत्म हो जाती है। बल्कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने पर दिमाग को एक छोटा सा जरूरी रीसेट भी मिल जाता है। ये एक पड़ाव की तरह काम करता है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए हमने ये पूरी रणनीति अपनाई, लेकिन फिर भी
150 में से मान लीजिए 10-15 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बिल्कुल नहीं पता। अब क्या करें? छोड़ दें? के लिए तुक्का लगाने की वैज्ञानिक विधि बताता है। एक मिनट, तुक्का और वैज्ञानिक, ये दोनों शब्द तो एक साथ सुनने में ही नहीं आते। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, और ये कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पूरी तरह से संभाव्यता मतलब प्रोबेबिलिटी का खेल है। अकादमिक भाषा में इसे ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन। देखिए, जब आप किसी सवाल पर अंधा तुक्का लगाते हैं तो 4 विकल्पों में से आपके सही होने की संभावना कितनी होती है? 25%। 25%। लेकिन कि आप इस संभावना को दोगुना कर सकते हैं। वो कैसे? हर बहुविकल्पी प्रश्न में अक्सर 2 विकल्प ऐसे होते हैं जो बेतुके या विषय से बिल्कुल अलग होते हैं। आपका पहला काम सही उत्तर ढूंढना नहीं, बल्कि उन 2 सबसे गलत विकल्पों को हटाना है। अच्छा। अब आपके पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, मान लीजिए बी और सी। अब अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चुनते हैं तो आपके सही होने की संभावना 25% से बढ़कर सीधी 50% हो जाती है। 50-50। हाँ, ये एक अंधा तुक्का नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा अनुमान है, एक कैलकुलेटेड रिस्क। और खासकर तब जब परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो कोई भी सवाल छोड़ना समझदारी नहीं है। इस तरीके से आप अपनी जानकारी की कमी की भरपाई थोड़ी सी स्मार्टनेस से कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? एक बिल्कुल स्पष्ट रणनीति, सबसे पहले 90-90 रूल का लक्ष्य बनाकर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना, फिर लैंग्वेज ट्रैप जैसी मतलब मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचना, पेपर हल करने का सही क्रम अपनाना जो कि आसान से मुश्किल की ओर है, OMR शीट भरने का स्मार्ट और सुरक्षित तरीका इस्तेमाल करना, और जब जरूरत पड़े तो अंधेरे में तीर चलाने की जगह एक सोचा समझा कैलकुलेटेड रिस्क लेना। बिल्कुल।